जैसा कि हम लोग अभी केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप देखते हो सबसे पहला टॉपिक तो था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भी मैंने कराया, प्रधानमंत्री भी मैंने कराया, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के हिसाब से। फिर टॉपिक फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट हो जाओ, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर क्वेश्चन यूजुअली आता नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पर भी क्वेश्चन आता है और प्रेसिडेंट पर भी क्वेश्चन आता है। दोनों, हालांकि दोनों पर कोई क्वेश्चन वर्षों से नहीं आया, हो सकता है आने वाले दिनों में आए, समझ रहे? तो इस टॉपिक को लेकिन आपको करना चाहिए, ये जीएस में भी हेल्प करेगा। उसके बाद फिर आपका आता है सेक्रेटेरिएट। समझ रहे, मैंने आपको बताया था कि भारत के जो कार्यपालिका है उसके मतलब समानांतर व्यवस्था चलते रहता है। मतलब आप समझ लीजिए दो अंग हैं, एक को निदेशालय कह सकते हैं, एक को सचिवालय कह सकते हैं। जहाँ नीतियां बनती है वो सचिवालय हो गया, और जहाँ नीतियां लागू होती है उसको क्रियान्वयन निदेशालय कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, फिर मैं एक बार आपको रिमाइंड कर दूं कि भारत में सबसे ऊपर में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। समझ रहे? और प्रेसिडेंट के सहायता के लिए क्या होता है, यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो या तो प्रेसिडेंट का रोल करते हैं जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तब, या फिर वो काम करते हैं किसका, वो काम करते हैं राज्यसभा के स्पीकर, चेयरमैन का। फिर पीएम है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कार्यपालिका का हिस्सा, कि ये जो है हेड है किसका, कैबिनेट का। कैबिनेट के नीचे क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, समझ रहे हैं? अनुच्छेद 74 से 78 तक किसका उल्लेख है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उल्लेख है, कि प्रधानमंत्री का दस्ता में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका काम क्या होगा, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करना होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे मिनिस्ट्री होंगे। मतलब एक जितने भी मंत्रालय के सरकार के हैं सबको हम टोटलिटी में क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। तो मिनिस्ट्री जो होता है, मिनिस्ट्री जैसे रेल मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, उद्योग मंत्रालय हो गया, वगैरह वगैरह। समझ रहे? एक मंत्रालय के अधीन बहुत सारे विभाग होते हैं। इससे सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था मंत्रालय है गृह मंत्रालय, उसके अधीन 6 विभाग है। कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक ही विभाग है, समझ रहे? लेकिन कुछ मंत्रालय जिसमें एक दो, वित्त मंत्रालय में 5 विभाग है, समझ रहे? डिपार्टमेंट्स। और डिपार्टमेंट्स जो है उसमें इधर देखिए, इधर जो नीचे जो चलाया है डायरेक्टरेट हो गया। डायरेक्टरेट का काम क्या होता है, क्रियान्वयन करना। तो जितने भी, और लाइन एजेंसी हो गई डायरेक्टरेट। और डायरेक्टरेट भी दो प्रकार का हो सकता है, एक को हम लोग कहते हैं अटैच्ड ऑफिस, और एक कहते हैं सबऑर्डिनेट ऑफिस। अटैच्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है, जिसके हिस्से कोई खास काम सौंपा गया है, जैसे ट्रेनिंग का, समझ रहे हैं? जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितना भारत में है, या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, समझ रहे? ये सब आ जाते हैं आपके अटैच ऑफिस में। और सबऑर्डिनेट ऑफिस में कौन आ जाते हैं, जिनके हिस्से क्रियान्वयन का काम दिया गया। जैसे आप देखते हैं सीआरपीएफ का बहुत सारा यूनिट होगा पूरे इंडिया में फैला हुआ, समझ रहे? जो एक्सक्यूशन का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिस कहते हैं। तो इनकम टैक्स डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, ये सबऑर्डिनेट ऑफिस हो गया, समझ रहे? तो बेसिक ये क्या हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया। यहाँ पर क्या होता है, नीति क्रियान्वयन होता है, निर्धारण होता है। यहाँ मंत्री जी रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं, समझ, सेक्रेटेरिएट हो गया। तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो नीचे जो लाइन गया है, ये क्रियान्वयन का लाइन गया है, एक्सक्यूशन का है। और ये जो साइड में जो इधर चला गया है वो क्या है, सचिवालय का लाइन गया है।
तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस। अगर आप लोग दिल्ली आए हो तो देखे होंगे राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा परिसर है, उसका पूरी व्यवस्था अपनी समझ रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस में, समझ रहे हैं। वहां पर आपका उनका अपना सचिवालय है, उनका अपना सिक्योरिटी भी है, समझ रहे हैं। दिस इज बेसिक पॉइंट। फिर पीएमओ, प्रधानमंत्री के सहायता के लिए क्या होता है, पीएमओ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ऑफिस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और इसके बाद इसके सहायता के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में मंत्रिमंडल को अधिकार दिया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल काम तो करता नहीं है। काम कौन करता है, कैबिनेट काम करता है। तो कैबिनेट के सहायता के लिए जो ऑफिस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे मंत्रालय है, विभाग है, सबका अपना अपना सचिवालय है। उन टोटलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उन टोटलिटी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इसमें सब मंत्रालय का हो जाएगा, हमारे केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, कृषि भवन, सब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का हिस्सा है। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बहुत बड़ा मेट्रो का स्टेशन भी है, समझ रहे हैं। वहां पर आपको एक बिल्डिंग नहीं, बहुत सारे बिल्डिंग। तो ये होता है, मैंने आपको बोला था आर्टिकल 77, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 77 के तहत क्या है, राष्ट्रपति को कार्यकारी पुनर्गठन का अधिकार है। तो कार्यकारी पुनर्गठन के अधिकार के तहत उसे मंत्रालय, विभाग, जैसे होता है ना, केंद्र सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम संपन्न होते हैं। राष्ट्रपति अपने नाम संपन्न होने वाले कार्य और मंत्रिपरिषद के कार्य विभाजन के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार रखता है। इस बाबत दो कानून बने हुए, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक है वर्क ट्रांजैक्शन, वर्क अलोकेशन। वर्क अलोकेशन का मतलब क्या हुआ, काम का विभाजन, अलोकेशन एक्ट 1961। इसी के तहत केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया गया। और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वर्क ट्रांजैक्शन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क ट्रांजैक्शन एक्ट। और इसका मतलब काम कैसे होगा वो, इसके तहत भारत सरकार जो है काम करती है, उसके साथ उसका निर्माण हुआ है, विभाजन किया गया है, मंत्रालय बनाया गया है, और इसके तहत काम होता है, वर्क ट्रांजैक्शन एक्ट। दोनों 1961 में बने, और इसी के तहत वो काम करता है, समझ रहे हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, चाहे फिर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया, या फिर प्रेसिडेंट हाउस हो गया, सब इसी, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गया, सब इसी के तहत बना हुआ है और काम करता है। इसी तो बेसिक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आज मंत्रिमंडलीय सचिवालय के बारे में। जैसे कि पिछले क्लास में आपने बताया था कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो होता है वो क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था, भारत में क्या है, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया भी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इंग्लैंड जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उदाहरण नेतृत्व करता है, और अमेरिका जो है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का, क्योंकि इंग्लैंड से भारत बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली बनाया गया, जिसमें वास्तविक सत्ता किसमें होता है, रियल एक्सिक्यूटिव कौन होता है, रियल अथॉरिटी कौन होता है, रियल अथॉरिटी हो गया, रियल एक्सिक्यूटिव हो गया, इसमें कैबिनेट हो गया, समझ रहे हैं। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। हमारे इंग्लैंड में ज्यादा आपको नजर आएगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेप्ट नहीं है, वो कैबिनेट ही है।
समझ रहे हैं? भारत में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके छोटे रूप को हम लोग कैबिनेट कहते हैं। इंग्लैंड में केवल कैबिनेट, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा नहीं होता। क्लियर है? तो हाँ, वास्तविक सत्ता भारत में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करने को है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में? कैबिनेट में। और कैबिनेट का नेतृत्व कौन करता है? पीएम करता है। तो पीएम के नेतृत्व में होता है काउंसिल, कैबिनेट। समझ रहे हैं? यस, पूरे रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर एक्टिविटी, जितने भी काम होते हैं सबके लिए ये क्या होता है? जवाबदेह होता है। समझ रहे? जितने भी भारत सरकार के काम है, एंटायर एक्टिविटी। समझ रहे हैं? इसलिए आप देखते होगे इसका हमेशा बैठक होते रहता है। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जितने भी काम है सबके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। क्लियर है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब कौन होता है? कैबिनेट होता है। और कैबिनेट को उस कार्य में सहायता कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो मैंने बतलाया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रियल एग्जीक्यूटिव कैबिनेट होता है, और कैबिनेट इंटायर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। और उसको उस काम में सहायता कौन करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, समझ रहे? ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या है? लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी। तो सेक्रेटेरिएट इसलिए स्टाफ एजेंसी। ये कैबिनेट का स्टाफ एजेंसी है। इसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? कैब प्राइम मिनिस्टर। समझे? और इसका मतलब इसका मेन काम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिव रोल। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिव रोल एट अपेक्स लेवल। हमारे जहाँ वेयर से पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज कंसर्न, यहाँ तक नीति प्रक्रिया का सवाल है, कौन मंत्रालय क्या विभाग काम कर रहे हैं, सबके बीच तालमेल रखता है, सबके बीच समन्वय बनाता है। That is very important point. What I try to say that cabinet is basic. Cabinet secretariat is staff agency to cabinet. It works under the direction of prime minister, and it play very significant coordinative role at apex level at in policy making process या पॉलिसी प्रोसेस। सॉरी, पॉलिसी प्रोसेस में बोलेंगे तीनों शामिल हो जाएगा: पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी एग्जीक्यूशन और पॉलिसी एवेल्यूशन। तो पॉलिसी मेकिंग में भी भूमिका निभाता है, फॉर्मुलेशन में उसका एग्जीक्यूशन ढंग से हो इस पर भी भूमिका निभाता है, और उसका मूल्यांकन भी सही तौर पर हो, इसलिए मतलब टोटल पॉलिसी प्रोसेस का मतलब कोर है, केंद्र बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसका। ब्रिटिश काल में ये था। ब्रिटिश काल में इसको हम लोग क्या कहते थे? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल जो हेड थे, उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, उसका सेक्रेटेरिएट को हम लोग कहते थे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इट वाज कॉल्ड एज सेक्रेटेरिएट टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था। समझ रहे? और जैसे आपने देखा होगा 1773 में गवर्नर का, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। 4 विभाग का मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, और उसके सहायता के लिए मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब कहते काउंसिल भी बनाया गया था, ये कहते सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया था। समझ रहे हैं? उसके पर का जब भारत सरकार अधिनियम, मतलब आप देखते हो 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और फिर ये सचिवालय किसका हो गया? भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का सचिवालय हो गया। समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो ये तो 1773 से है, वन वे और अदर वे, लेकिन 1833 में इसको भारत सरकार का लेवल लग गया, और 1947 में इसको रिप्लेस कौन कर दिया? इसको रिप्लेस कर दिया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जब कैबिनेट बना तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बन गया। तो 1947 के पहले तक ये गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सेक्रेटेरिएट था, लेकिन 1947 के बाद से क्या बन गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के जगह प्राइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको थोड़ा पहले मैं बता रहा था, स्केच अवेलेबल है, ये सबसे ऊपर कौन हो गया? सब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए तो बड़े काम आपके आएंगे। सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो गया, इनके सहायता के लिए राष्ट्रपति हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर इनके सहायता के लिए पीएमओ हो गया,
फिर कैबिनेट हो गया, इसके सहायता के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, तो इसके टोटलिटी को हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कह दिए। फिर इसमें बहुत सारे मंत्रालय, मंत्रालय के नीचे विभाग, विभाग के नीचे जो है इस तरह से चला गया है। बहुत कुछ ऑफिस बना है कुछ खास काम के लिए, अटैच्ड ऑफिस हो गया, और जो खास तौर पर एक्सक्यूशन कर रहा है वह एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट ऑफिस हो गया। समझ रहे थे? बहुत ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टरेट कहते हैं, और इधर वाले हो गया उसको सेक्रेटेरिएट कहते हैं। सेक्रेटेरिएट कहाँ होगा? दिल्ली में। और डायरेक्टरेट कहाँ होगा? फील्ड में। पूरे भारत में फैला हुआ है, समझ रहे? हर जगह मिल जाएगा आपको, हर जिला में मिल जाएगा, इनकम टैक्स ऑफिस के रूप में, कस्टम कलेक्टर के ऑफिस के रूप में, हर जगह मिल जाएगा आपको। एयरपोर्ट में मिल जाएगा, समझ रहे हैं? आपको बॉर्डर पे मिल जाएगा। तो निर्देशालय तो पूरा फैला हुआ है, लेकिन सचिवालय तो एक ही जगह है, दिल्ली में, समझ रहे? जहाँ पर पॉलिसी बनता है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? अब इसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और जो स्टेट का जो सचिवालय है वो आर्टिकल 166 के तहत बनता है। मतलब आर्टिकल जो, मतलब हर राज्य में जो होता है ना, जैसे 167, 166, 167 के तहत तो होता है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो होता है, चीफ मिनिस्टर गवर्नर को रिपोर्ट करता है। तो उसके पहले वाला अधिनियम 166 हो गया, तो 166 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वह अधिनियम बनाए, और उस बिहार कार्यकारी नियमावली बना हुआ है, बिहार कार्यकारी नियमावली, उसके तहत बिहार में जितने विभाग हैं उनका कार्य विभाजन किया गया है और कार्य संचालन किया जाता है। समझ रहे हैं? तो बिहार में बिहार कार्यकारी नियमावली, अगर आपको बिहार के बारे में थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, तो आप बिहार के सचिवालय के गेट पर जो है ना, सचिवालय गेट पर जाइएगा, वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंटल किताब बिकते रहता है। वहाँ आपको बहुत सारा बिहार सरकार की किताब मिल जाएंगे, भारत सरकार की किताब मिल जाएंगे, वहाँ डिपार्टमेंटली किताब बिकता है। तो वहाँ आपको बहुत फायदा हो सकता है, बहुत सारे जानकारी आपको सरकार के बारे में मिल सकता है। ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे आर्टिकल 77 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 77 के तहत ही पूरी व्यवस्था है। तो आर्टिकल 77 के तहत दो एक्ट है, एक हो गया वर्क ट्रांजैक्शन, ये हो गया अलोकेशन हो गया, और वो कौन हो गया? वर्क ट्रांजैक्शन हो गया। एक ये ट्रांजैक्शन वाला है और एक वर्क अलोकेशन है। दो अधिनियम बना, लेकिन राज वाला में एक ही कानून है, दो कानून नहीं है। समझ रहे? इसके तहत भारत सरकार के विभाग स्थित भी है, कार्यरत भी है। क्लियर है? क्या क्लियर है? इनका जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हेड कौन होता है? पॉलिटिकल हेड प्राइम मिनिस्टर, और प्रशासनिक हेड कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार का टॉप सिविल सर्वेंट है, इससे बड़ा सिविल सर्वेंट भारत में कोई नहीं होता। तो सबसे ऊपर कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। समझ रहे? इससे राजीव गाबा कुछ दिन पहले तक था, पता नहीं कौन, अभी वही है राजीव गाबा, अभी भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी। समझ रहे? तो ये लगता है उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल और। समझ रहे? तो दिस इज बेस्ट पॉइंट। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री इसके पॉलिटिकल हेड हो गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गया कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं रहता है, वो समय अंतराल में बदलते रहता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? टाइम टाइम कभी कभी बदलता रहता है, ज्यादा पीएमओ जैसा तेजी से तो नहीं बदलता है, लेकिन ये भी बदलते रहता है। समझ रहे हैं? और सरकार के भूमिका और कार्यों में जैसे बदलाव आता है, उसी प्रकार उसके संरचना और कार्य व्यवहार में भी बदलाव आता है। सीधा सीधी कैबिनेट से जुड़ा हुआ है, मतलब जैसे जैसे कैबिनेट का कार्य बदलता है, भूमिका बदलता है, उसी प्रकार से इसके भी ढांचा में परिवर्तन होता है। क्लियर है? आप देखो किताब में ना तो बहुत कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन रहता है, समझ रहे हैं? तो आप इसमें दो चीज से हेल्प ले सकते हो, एक तो स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत हुआ, चाहे और भी अच्छा जो है महेश्वरी अवस्थी का, और दूसरा नेट वगैरह से भी चेक कर सकते हो, नेट में भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल सकता है। समझ रहे? तो इस हिसाब से देखिएगा। अब देखेंगे इसके जैसे आप यहाँ पर मार्क करिएगा जितने भारत सरकार के, यहाँ पर इस तरह देखिएगा। इससे होता है ना, मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के नीचे क्या होता है? मिनिस्ट्री के नीचे होता है डिपार्टमेंट्स होते हैं।
डिपार्टमेंट्स के नीचे विंग्स होता है। विंग्स के नीचे क्या होता है? विंग्स के नीचे डिवीजन होता है। डिवीजन के नीचे ब्रांच होता है और ब्रांच के नीचे सेक्शन होता है। तो जैसे हो गया मिनिस्ट्री का, इसके डिपार्टमेंट का हेड कौन कहलाता है? इसका हेड कहलाएगा सेक्रेटरी। इसका हेड क्या कहलाएगा? यूजुअली प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी। कहीं कहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहलाता है, कहीं सेक्रेटरी कहलाता है या सेक्रेटरी भी कहलाता है। इसका हेड क्या कहलाता है? ज्वाइंट सेक्रेटरी। कहीं का एडिशनल सेक्रेटरी होता है, कहीं का स्पेशल सेक्रेटरी होता है, लेकिन होता है वो वर्चुअली इसका लेवल ज्वाइंट सेक्रेटरी का। इसका हेड होता है डिप्टी सेक्रेटरी। कहीं कहीं इस पर अगर इसको डायरेक्टर भी कहते हैं, इसका दर्जा जो, उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होता है अंडर सेक्रेटरी। उसके नीचे होता है सेक्शन अफसर। सेक्शन अफसर के नीचे होता है असिस्टेंट। ठीक है, सचिवालय में असिस्टेंट वाला नौकरी लगता है ना। फिर उसके नीचे होता है यूडीसी। उसके नीचे होता है एलडीसी और सबसे नीचे होता है एमटीएस। एमटीएस मतलब मल्टी टास्क स्टाफ, फोर्थ ग्रेड स्टाफ। तो ये जो होता है, ये जो हुआ ऊपर वाला, ये कहलाता है ऑफिसर वाला आता है। किस? दिस इज कॉल्ड ऑफिसर। और ये कहलाता है ऑफिस। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फाइल वगैरह दुरुस्त रखना, और इसका काम होता है उस पर निर्णय लेना। तो सबसे लोअर ऑफिसर कौन हुआ? अंडर सेक्रेटरी। और सबसे ऊपर कौन हो गया? सेक्रेटरी। और फिर कैबिनेट के ऊपर, कैबिनेट का हो गया कैबिनेट सेक्रेटरी। समझ रहे हैं? इस तरह से इसमें व्यवस्था बना हुआ है। जैसे कोई भी विभाग होगा वो बटा किस में होगा? विंग्स में। विंग्स में बटा होगा डिवीजन में। डिवीजन किस में बटा होगा? ब्रांच में। और ब्रांच किस में बटा होगा? सेक्शन में। तो डिपार्टमेंट का प्रधान सेक्रेटरी, विंग्स का प्रधान ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिवीजन का प्रधान डिप्टी सेक्रेटरी या डायरेक्टर कभी कभी कहलाता है, ब्रांच का प्रधान अंडर सेक्रेटरी, ब्रांच बटा होगा सेक्शन में, सेक्शन का प्रधान सेक्शन ऑफिसर, उसके सहायता के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट बोलिए, फिर उसके नीचे यूडीसी, फिर उसके नीचे एलडीसी, और सबसे नीचे एमटीएस होता है। इसमें पीओन हो गया, गार्ड हो गया, मैसेंजर हो गया। समझ, ये सब एमटीएस में आता है। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर? समझ आया ना? तो ये यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखते हो कि जो ये जो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में भी 3 विंग्स है। एक विंग्स का नाम क्या है? सिविल विंग्स। दूसरा का नाम है मिलिट्री विंग्स। मतलब एक का नाम है सिविल, दूसरा का नाम है मिलिट्री, और तीसरे का नाम है इंटेलिजेंस विंग। तो 3 विंग है। 3 विंग में ये बटा हुआ है। सिविल वाला सबसे बड़ा होता है। और है सिविल भी आसूचना, इसको इंटेलिजेंस ने कहा, आसूचना, इंटेलिजेंस विंग। समझ रहे हैं? तो सिविल विंग इसमें सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जितने भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग है जो प्रतिरक्षा और को छोड़ कर है, सब इसी के अंदर रहते हैं। समझ? तो सबसे बड़ा संभाग यही है। और यह मंत्रिमंडल को क्या करता है? सलाह देता है और सहयोग प्रदान करता है। समझ रहे हैं? दूसरा है सैनिक संभाग, सैनिक मिलिट्री वाला, डिफेंस वाला। इसमें पड़ती डिफेंस कमेटी हो गया, फिर मैं मतलब कमेटी ऑफ मिलिट्री अफेयर हो गया, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं जो अजित डोभाल है। फिर और भी बहुत सारे मतलब डिफेंस से रिलेटेड कमेटी होता है, वो उसमें सचिवालय सहायता करता है। तो जितने और भी जो हुआ, जैसे डिफेंस से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी होंगे सब इसी से जुड़ा होता है, सैनिक संभाग से।
क्लियर है। असैनिक संभाग का काम क्या होगा, उसमें जितने भी नन डिफेंस हो गए, डिफेंस के अलावे जितने हैं सब उसमें आते हैं, समझ रहे हैं, जो बहुत सबसे बड़ा है, और इसमें डिफेंस वाले आते हैं। क्लियर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर तीसरा कौन होता है, तीसरा जो होता है आपका, जो ये होता है, क्या कहते हैं आपका, सूचना वाला हो गया। तो आसूचना वाले में बहुत सारा ये सब एजेंसी काम करता है, आसूचना क्या देती, आसूचना वाले में ही सब रहता है। आसूचना वाले में ये सब काम करते हैं जितने भी ना, सबका इंटेलिजेंस वाला ही है। इसमें कौन कौन आता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको रॉ करते हैं। फिर ये कौन हो गया, डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑफ जनरल ऑफ सिक्योरिटी। फिर स्पेशल प्रोटेक्शन बोर्ड, जो प्रधानमंत्री के सहायता के स्पीच जो होता है। फिर ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी। फिर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये सब उसी में आता है। तो तीसरा जो कमेटी होता है ना, वो आसूचना, मतलब जितने भी भारत में जो आसूचना एजेंसी है सब उसी के अधीन रहते हैं, और सब उसका वो सेक्रेटेरियल सपोर्ट करता है। तो तीन संभाग हो गया, पहला संभाग में सिविल, दूसरा मिलिट्री, और तीसरा इंटेलिजेंस। तो सिविल में कौन आएगा, जितना भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग प्रतिरक्षा को छोड़कर सब उसी में आ जाएंगे। फिर दूसरा हो गया मिलिट्री विभाग, तो उसमें प्रतिरक्षा से जुड़े जितने भी सब उसमें आ जाएंगे। और सूचना में जितना देश में आसूचना से जुड़े अभिकरण वही चल रहा हो गया, आईबी हो गया, सब उसी में आ जाता है। तो सबको उसको मैनेज करता है। क्लियर है, तो रॉ हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी हो गया, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी हो गया, सब उसी के अधीन काम करता है। जैसे अब देखते हो कैबिनेट सेक्रेटरी में सबसे ऊपर कौन हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया। अब कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे क्या हो गया, बहुत सारे सेक्रेटरी होंगे, फिर बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, डिप्टी सेक्रेटरी होंगे। तो बहुत सारा, बहुत बड़ा जमात रहता है अधिकारियों, समझ रहे, बहुत सारे स्टाफ रहते हैं। लेकिन इसका हेड कौन हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट होता है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इसके बारे में, समझ रहे, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ना, आईएएस अधिकारियों का सपनों का पद होता है। जितना आईएएस अधिकारी आईएएस क्वालिफाई करते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि वह काश भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बनता। तो इन सबको कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का मौका तो नहीं मिलता है। कारण क्या है, भारत में हर साल 100 आईएएस अधिकारी आते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटरी का पद एक होता है। तो 100 तो नहीं बन पाएंगे, अब तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो बन पाता है उसके लिए तो बहुत नेचुरल है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। इस पद पर आप अपनी पूरी क्षमता को, तो अपनी पूरी संभावना को, अपनी प्रतिभा को आकार दे सकते हैं। इसमें आपको पूरा मौका मिलता है अपने मेटल को प्रूव करने का। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट, समझ रहे, टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट है। मतलब आप प्रधानमंत्री के जस्ट नीचे हैं, प्रधानमंत्री के साथ में है, पूरे भारत सरकार के जितने मंत्रालय विभाग सब पर आपका इन्फ्लुएंस है। तो जितने भी सिविल सर्वेंट है सबके सबऑर्डिनेट है, तो बट नेचुरल है, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का और कोई दूसरा पद नहीं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के भी फंक्शन को हम 4 वर्गों में, सबको हम जितने भी सेक्रेटेरिएट है सबके 4 वर्गों में हम बांट कर सकते हैं। एक हो गया, पहला हो गया किस रूप में, एक सचिवालय के रूप में, एक स्टाफ एजेंसी के रूप में, एक स्टाफ एजेंसी के रूप में भूमिका है। कहाँ से आएगा आपका, नेक्स्ट हो गया कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। और फिर क्या करता है ये, सुपरवाइजरी रोल करता है। सुपरवाइजरी रोल का मतलब क्या हो गया, सुपरवाइजरी रोल का मतलब हो गया जो कैबिनेट का निर्णय है उसको लागू किसे करना है, डिपार्टमेंट्स को, मंत्रालय को करना है, मिनिस्ट्री को करना है, डिपार्टमेंट को करना है, डायरेक्टरेट को करना है। ये लोग क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं।
एक्सक्यूशन। और इसको जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है वो क्या करता है, नजर रखता है। इन पर नजर रखने का काम है इसका। तो सुपरवाइजरी रोल है। तो 4 रोल हो गया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का। पहला वो कैबिनेट का स्टाफ एजेंसी है, मंत्रणा देता है कैबिनेट को। जब से कैबिनेट की बैठक होती है उसमें शरीक रहता है, सब सूचनाएं देता है, पर है जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड तैयार करता है, सबको उसको इतला करता है। फिर बाद में मतलब कोई नया जितना भी शुरुआत होता है मंत्रिमंडल में वहीं से होता है। तीसरा तालमेल बैठाने का काम करता है। और चौथा जो निर्णय ले लिए जाते हैं उसका क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। तो 4 रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट सेक्रेटरी का। पहला स्टाफ, दूसरा इनिशिएटिंग, तीसरा कोऑर्डिनेटिंग और चौथा सुपरवाइजरी। समझ रहे? तो 4 रोल यहाँ पर हम लोग भी डिस्कस किया। हम लोग काम क्या है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत लंबा चौड़ा काम है। सबसे पहला होता है एजेंडा तय करता है। इट प्रिपेयर्स एजेंडा फॉर मीटिंग ऑफ कैबिनेट। इट प्रिपेयर्स एजेंडा, एजेंडा आज क्या होना है, आज क्या डिस्कस होना है, समझ रहे? और फिर दूसरा इंफॉर्मेशन और सपोर्ट देता है। जो बैठक होता है ना उसमें एडेंट मतलब बैठक में ये सब इंफॉर्मेशन देगा और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, समझ रहे? फिर कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी, बहुत सारे कैबिनेट कमेटी होते हैं ना, उनके निर्णय का रिकॉर्ड तैयार करता है, रिकॉर्ड्स ऑफ डिसीजन, और उसको डिस्पैच करता है एंड टू कम्युनिकेट, जितने डिपार्टमेंट है उनको कम्युनिकेट कर देता है, समझ रहे? फिर क्या होता है, जैसे राजनीतिक मामले के समिति हुआ, कैबिनेट कमेटी, नियुक्ति कमेटी हुआ, उसको सेक्रेटेरिएट सपोर्ट टू एड एंड सपोर्ट कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट भी चूंकि बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए कैबिनेट अपना काम को करने के लिए बहुत सारा समिति बना रखा है। ऐसे कैबिनेट की कमेटी की संख्या फिक्स नहीं रहती है, वो समय अंतराल में बदलते रहती है। लेकिन 3-4 कैबिनेट कमेटी तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे पॉलिटिकल कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी, इकोनॉमिक कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी, समझ रहे हैं? तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो होता है उसका रेगुलर बैठक होता है और देश में राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखता है। जितनी इंपॉर्टेंट नियुक्ति होती है वो क्या अपॉइंटमेंट कमेटी करता है। फिर पार्लियामेंट में सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखने के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी है। फिर इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, वो सब बाजार पर, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती है, समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारा समिति होता है जो समयांतर। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि यूपीए 1 के शासनकाल में एक नया प्रयोग किया गया था जिसको कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया गया। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का हेड में ज्यादातर प्रणब मुखर्जी को बनाया गया था। एक्चुअली क्या था कि यूपीए सरकार 1 में मतलब प्रधानमंत्री के 2 दावेदार थे, मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रणब मुखर्जी को बनाकर किनको बना दिया, मनमोहन सिंह को बना दिया और प्रणब मुखर्जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दिया। फिर उनके साथ बहुत सारे कमेटी बनाकर उनका हेड बना दिया, जैसे ग्रुप ऑफ कमेटी, फिर ग्रुप ऑफ एम्पावर ग्रुप ऑफ कमेटी। तो ग्रुप ऑफ कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ईजीओएम वगैरह नया नया बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। एनडीए सरकार में अभी है कुछ तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अभी भी है, लेकिन वैसा चलन नहीं है, लेकिन है अभी भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब जैसे कुछ मामले खास हुए जिससे संबंधित कुछ मंत्रालय को मिलाकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कर दिया गया ताकि वो उस पर बैठक कर सके, उससे संबंधित सामूहिक विचार विमर्श करके कार्रवाई कर सके। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, समझ रहे हैं? तो कैबिनेट, कैबिनेट के कमेटी के अलावा बहुत सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एम्पावर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, समझ रहे हैं? तो जैसे ये कैबिनेट कमेटी सेक्रेटरी और क्या काम करता है, कैबिनेट पर राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ और केंद्रीय मंत्रालय हुआ, सबको वो भारत सरकार के क्रियाकलापों से अवगत कराते रहता है। फिर ये क्या करता है,
ये जो होता है जैसे राष्ट्रपति के अनुमोदन से कार्य विभाजन और कार्य संचालन संबंधी अधिनियम, जो भी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1868 1961 और वर्क ट्रांजैक्शन एक्ट जो बनाता है वो उसको ही करता है। इसके बाद क्या होता है, मतलब जो केंद्र सरकार का मेन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है और विवादों का निपटारा के 2 विभागों में 2 मंत्रालयों में अगर किसी चीज को लेकर टसल है तो उसको सॉर्ट आउट करता है, तो सब कोऑर्डिनेटिव रोल करता है और विवादों का निपटारा करता है। फिर यह क्या करता है, फिर यह कैबिनेट से क्रियान्वयन सुपरवाइजरी रोल समझ जितना भी मंत्रालय अभिकरण होता है उनसे यह सुनिश्चित करता है कि जो कैबिनेट के निर्णय है उसका सही तौर पर वो क्रियान्वयन करे, उनसे रिपोर्ट मांगता है, उन पर मॉनिटरिंग करता है। फिर मंत्रियों की नियुक्ति, इस्तीफा, विभाग आवंटन, इससे संबंधित कार्य भी कैबिनेट सेक्रेटरी, जो भी मंत्री इस्तीफा देते हैं समझ रहे हैं, तो वो सब नियुक्ति होता है, सब इसी के मार्फत संपन्न होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, सेक्रेटेरिएट का पूरा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार में जितने गतिविधि है सब पर इसका पर पकड़ रहता है, नियंत्रण रहता है, पर्यवेक्षण रहता है, तो सब पर इसका प्रभाव रहता है। बट नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। 4 विभाग हो गया, इसको ये भारत सरकार का विभाग का दर्जा मिला हुआ है 1961 में, और इसका जो है हेड कौन हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसके नीचे तो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं। हमारा 4 रोल, स्टाफ एजेंसी, इनिशिएटिंग एजेंसी, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी और सुपरवाइजरी एजेंसी, 4 रोल है। और ये सब आपका इसका काम बतलाया कि बैठक का एजेंडा तय करना, बैठक में अवेलेबल रहना, इंफॉर्मेशन देना, सपोर्ट करना, फिर जो भी निर्णय लिया गया उसका रिपोर्ट तैयार करना, और सभी मंत्रालय विभाग को जो उनसे जुड़े हुए कम्युनिकेट करना, कैबिनेट के बहुत सारे कमेटी उसको सचिवालय सहायता करना, फिर जो भारत सरकार के जो डिसीजंस लिए गए क्रियाकलाप है उससे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इत्यादि को अवगत कराना, फिर कार्य संचालन कार्य विभाजन संबंधी अधिनियम बनाना, फेरबदल करना, कोऑर्डिनेटिंग रोल करना, विवादों का निपटारा करना समझ रहे हैं, फिर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा, फिर लास्ट में नियुक्ति, इस्तीफा, विभाग आवंटन इत्यादि कार्यों का निपटारा करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बता दूं कि ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी पर अलग से क्वेश्चन आता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी पर थोड़ा अलग से मैंने बतलाने की कोशिश किया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के सचिव को कहते थे ब्रिटिश के काल में। 1950 में ये पोस्ट ऑफिस में एग्जिस्टेंस में आया, और भारत के पहला कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने, NR पिल्ले। ये भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी है। ये क्या होता है भाई वे, मतलब अधिकार सबसे टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है, सबसे ऊपर होता है और टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। मतलब इसके नियुक्ति के लिए क्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कॉलेजियम बनाने का सुझाव दिया था, और कार्यकाल 2 वर्ष करने का, कम से कम इस पद पर बैठा व्यक्ति को 2 साल काम करने का मौका तो मिलना चाहिए ताकि वो काम बेहतर ढंग से कर सके। और वैसे आप देखते हो इसका विगत वर्षों में इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है, समझ रहे हैं, तो 2 साल तो कम से कम अगर काम अच्छा रहा तो एक्सटेंशन भी मिल जाता है कई दफा। अब इसका काम क्या होता है मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम जो है प्रमुख समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है। फिर ये जो है जो जितने ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए सीनियर सिलेक्शन कमेटी होता है उसका चेयरमैन होता है। फिर ये जो होता है सेक्रेटरी हुआ एडिशनल सेक्रेटरी, उसका चयन करता है। फिर ये इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्प्यूट का निपटारा करता है, और उसका कमेटी, उसके लिए जो कमेटी बनता है उसका चेयर करता है। फिर हर साल राज्य के मुख्य सचिवों का वार्षिक सम्मेलन होता है, उसका ये चेयर करता है, समझ रहे हैं। फिर यह सभी प्रशासनिक और नीति मामलों में PM को एडवाइस करता है। फिर जितना भी मतलब कोई भी समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक के विरुद्ध यदि कोई मंत्री मुकदमा करना चाहते हैं तो इससे अनुमोदन लेना आवश्यक होता है।
फिर यह जहाँ प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं वहां पर यह उनका रिप्रेजेंट करता है। ये लोक सेवकों का क्या होता है, कॉन्साइंस कीपर होता है। जितने भारत के लोक सेवक है सबका कॉन्साइंस कीपर होता है और उनके हितों की रक्षा करता है। और यह जो होता है पीएमओ हो गया और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हो गया, पॉलिटिशियन हो गए, मिनिस्टर, सबके बीच में ये संपर्क सूत्र का कार्य करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैंने आपको क्या बताया, इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव का पद जो होता है आईएएस अधिकारियों का सपनों का पद होता है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति अपने सभी संभावनाओं को साकार कर सकता है, अपनी योग्यता को बेहतर ढंग से सिद्ध कर सकता है। इस हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटरी का पद बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आज भी तो मतलब यद्यपि पीएमओ के आगमन से पीएमओ के प्रभावपूर्ण होने से थोड़ा प्रभावित जरूर होता है, लेकिन वर्तमान में ये देखने को मिल रहा है कि वर्तमान सरकार में एक तालमेल, एक मतलब कह सकते हो एक विभाजक रेखा की स्पष्ट है और दोनों को तवज्जो दिया जाता है। अब ये नहीं कि पीएमओ को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और इसको सबसेट कर दिया रहा है, ऐसा नहीं। वर्तमान में से आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना काल में कैबिनेट सेक्रेटरी ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हर ऐसे भी टाइम टू टाइम आप देखते हो टीवी पर राजीव गाबा द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पर रिलीज आते रहता है। तो वर्तमान में ये विवाद कमजोर पड़ गया है कि पीएमओ के कारण इसका प्रभाव कम हुआ है। अब वर्तमान में कोशिश यही किया जा रहा है कि दोनों अपनी भूमिका अपने अपने परिप्रेक्ष्य में बेहतर ढंग से निभाए और ओवरलैपिंग जैसी स्थिति ना हो। तो वर्तमान में भी आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी का पद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पद है, आईएएस के सपनों का पद है। और इस पद पर बैठा व्यक्ति समझे कि नहीं समझे अपनी पूरी प्रतिभा का परिचय दे सकता है। तभी मैं आपको बता रहा था कैबिनेट सेक्रेटरी से संबंधित कुछ बातें। अभी मैं देखता हूँ अगर कुछ टॉपिक को क्वेश्चंस मिल जाए तो उसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ, सो दैट कि आपको लगे कि जो भी आपने पढ़ा है या जो चीज आपने देखा वह कोई काम का है अथवा नहीं। इसलिए 2022 में क्वेश्चन आया था, The smooth transaction of business in ministry and department depends on the role played by the cabinet secretariat। मतलब भारत सरकार में जितने मंत्रालय और विभाग है उनके कार्य बेहतर ढंग से चले या किस पर निर्भर करता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो भूमिका निभाती है उस पर। कैबिनेट सेक्रेटरी जितना बेहतर भूमिका निभाएगी वह उतना बेहतर ढंग से भारत सरकार का कार्य चलेगा। और अभी देखने को मिल रहा है अभी कोई बहुत फसल बहुत ज्यादा विवाद सच नहीं है, इसका कारण है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बहुत बेहतरीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब देखिए, अब ये जो है जो अभी थोड़ा देर पहले जो था आपका 2017 में क्वेश्चन आया था, तो 2017 में हो सकता है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहा होगा लेकिन अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। द स्टेटस एंड फंक्शनिंग ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट face a stiff challenge from the PMO, argue both in favor and against the contention। तो ये उस समय था, हो सकता है उस समय रहा होगा 2017 में, लेकिन अब ये सब को दरकिनार कर दिया गया। आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में कौन बड़ा कौन छोटा है, क्योंकि दोनों को समान तवज्जो मिल रहा है, दोनों को जहाँ जरूरत जैसा है वैसा इज्जत मिल रहा है। लेकिन पहले कभी होता था क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट देश का पॉलिटिकल मतलब सबसे बड़ा ऑफिस हो जाता था और पीएमओ का प्राइम मिनिस्टर का समय सिचुएशन टाइम टू टाइम बदलता था, जैसा पीएम वैसा पीएमओ। उस हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का प्रभाव घटते बढ़ते रहता था। लेकिन वर्तमान में चूंकि लगातार मतलब पीएमओ पावरफुल ही रहा है और एक खास जगह अपना अख्तियार कर रखा है, उसमें वर्चुअली कोई बहुत दिक्कत ऐसा नहीं है। क्योंकि 2005 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पीएमओ को भारत सरकार के कार्य प्रणाली में मतलब संपर्क बनाए रखने में आंख और कान की भूमिका निभाते हैं। The cabinet secretary provides eyes and ears
years for the Prime Minister to keep in touch with the process of official business in central government। इस तरह से आप देखते हो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो हुआ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पद है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के सबसे नजदीक अगर चेन ऑफ कमांड में कोई ऑफिशियल पद है तो वही है। तुम्हारे वैसे प्रधानमंत्री का अपना कार्यालय भी होता है जो उनके उसके कार्य में सहयोग करते हैं, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो मतलब जो सब मतलब जो चेन ऑफ कमांड के तहत देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर आएंगे। कल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय सचिवालय के बारे में, थोड़ा बतलाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर बोले कि सर जो मंत्रिमंडल सचिव है सर, हाँ उसका हाँ तो कोई नियुक्ति का प्रक्रिया होता होगा? हाँ, नियुक्ति ना प्रधानमंत्री करता है। मतलब बना हुआ है, कॉलेजियम बनाया गया है। उसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं, अपोजिशन लीडर होता है, और जो जाने वाला जो अभी जो ऑनगोइंग चीफ कैबिनेट के वो तीनों रहते हैं। वही लोग तय करते हैं कि कौन अगला कैबिनेट सेक्रेटरी होगा। लेकिन ये सब कहने की बात है, वर्चुअली अभी के प्रधानमंत्री के ही हिसाब से कैबिनेट सेक्रेटरी नियुक्त होते हैं। यूजुअली सीनियर मोस्ट अधिकारी को बनाया था, लेकिन कई दफा ऐसा भी देखा गया कि राइट अधिकारी के चयन में चक्कर में कभी कभी सुपरिटी इस हायरार्की को ओवरलुक भी कर दिया जाता है। वैसे पीएमओ सेकेंड एआरसी ने रिकमेंड किया था कि कॉलेजियम बने और कार्यकाल 2 साल हो। सर बोले कि सर पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरी में तो टकराव भी हो सकता है कभी। हाँ, हो सकता है, हो सकता होता था, लेकिन अब नहीं होता। इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि वर्चुअली अभी वर्तमान में जो सरकार है वो तालमेल बना के चलती है। तो जो कैबिनेट के दायरे का विषय है वो कैबिनेट करता है, और जो प्रधानमंत्री के दायरे का विषय प्रधानमंत्री करता है और कार्यालय करता है। बट नेचुरल है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का पॉलिटिकल स्ट्रेचर थोड़ा ज्यादा ऊपर होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसका कार्य का दायरा ज्यादा व्यापक होता है, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसको तो चूंकि अधिकार संहिता या आचार संहिता के दायरे में रहकर काम करना होता है, और ये कैबिनेट से रिलेटेड केवल विषय का ही निपटारा करती है। पीएमओ के अंदर में तो जितना मिसलेनियस विषय है सब उसी के अंदर में आ जाता है। तो बट नेचर है कि पीएमओ का दायरा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री पर निर्भर है वह दोनों के बीच कैसे तालमेल बनाए ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे। समझ रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता है। अभी तो फिलहाल ये लड़ाई झगड़ा का कोई बात, अभी दोनों ठीक ठाक काम कर रहे हैं इस महीने में। 119 पे प्रश्न आया हुआ है हाँ हाँ, सर कि शक्तिशाली पीएमओ मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के लक्षण की विपरीतता मतलब उल्टा है। इस कथन के प्रकाश में पीएमओ बनाम मंत्रिपरिषद की पद स्थिति से संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिए। देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को अगर आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मैं अभी आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए 2 ऑफिस हम लोग ले लेते हैं। एक ऑफिस ले लेते हैं पीएमओ और दूसरा ले लेते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है ना? अब ये देखते हैं दोनों का पॉलिटिकल हेड तो पीएम होता है, पॉलिटिकल हेड। यस सर। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसका होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये जो होता है ना, ये जो होता है मतलब सीनियर मोस्ट भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है,
रिटायर कोई किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है, इसको कोई फिक्स नहीं है। और इससे क्या होगा, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होगा। सर ये सीनियर मोस्ट में केवल जनरलिस्ट होते हैं या फिर स्पेशलिस्ट भी आ आईएएस सकते हैं? आईएएस का पद है तो आईएएस तो जर्नलिस्ट हो गया, तो सर बट आईएएस ही जैसा कि बनता है। आप बोले कि ये कॉलेजियम सिस्टम से मतलब इसमें एंट्री होती कॉलेजियम है, से तो आईएएस से बनेगा मैम, आईएएस से बनेगा, इस पद ही आईएएस का है। इसमें जर्नलिस्ट नहीं आ सकता, जर्नलिस्ट तो बहुत ऊपर आते आते खत्म हो जाता है, वो डायरेक्टर वगैरह आते आते खत्म। कभी कभी जैसे होता है, जैसे ब्रजेश मिश्रा थे, ब्रजेश मिश्रा जो अटल बिहारी वाजपेयी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो आईएफएस थे, समझ रहे हैं? तो वो तो मैं आपको क्या बतलाया कि उसमें तो प्रधानमंत्री जिसको चाहे अपना बना सकता है, लेकिन इसमें तो केवल और केवल ऐसे आएगा यूजुअली, अभी तक तो यही देखा गया। समझ रहे हैं? अब ये जो देखते हैं, ये जो हो गया आपका, इसका जो है, इसका जो है पीएम से रिलेटेड काम होता है, पीएम से संबंधित सभी कार्य, ये क्या होगा, यूनिट से रिलेटेड सभी कार्य। और आपको पता है पीएम जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, पीएम जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, ये सबको निपटाता है। समझ रहे हैं? जो क्या कहते हैं उसका, रेसिडियल लेगेटी जो होता है, मतलब अवशिष्ट विषय जो होता है, अवशिष्ट विषय इसी के दायरे में आता है। समझ रहे हैं? इसका क्या होता है, इस पर होता है मतलब आधिकारिक मर्यादा होता है, मतलब ये जो होगा आपको, ये दलगत राजनीति भी कर सकता है और नीतिगत राजनीति भी करेगा, दोनों तरह का राजनीति करेगा, लेकिन ये नीतिगत राजनीति करेगा, दलगत राजनीति नहीं कर सकता। दलगत राजनीति मतलब समझते हैं, यस सर, पार्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं करेगा, ये पॉलिटिक्स करेगा ये यस हमेशा। सर। ये पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स भी करेगा। और समझ रहे हैं? इसका काम है बहुमत बनाए रखने से लेकर, बहुमत बनाए रखना से लेकर सब काम करना होगा। इसका काम बहुमत उमत से नहीं मतलब है, इसका काम बहुमत बनाए, सरकार जो भी होगा इसका काम है सरकार को सहयोग करना। तो भाइयों इसका दायरा क्या होता है, बढ़ते घटते रहता है, इसका दायरा घटते बढ़ते नहीं रहता है। जैसे वैसे देखा जाए, अगर एक डायग्राम और हम लोग यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकती हो, जैसे देखो पीएमओ तो ये हो गया, पीएम के नीचे कैबिनेट हो गया। अब देखा जाए, अगर देखा जाए तो 1950 मिले, तो 1950 से पद बना, 2023 हो गया। तो आप देखते हो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का भी दायरा क्या है, पहले 1950 में जितना रहा होगा और अब जो रहा था बढ़ाया घटाया कि नहीं, ठीक है। अब ये जो है पीएमओ का जो रहता है ना, पीएमओ का फिक्स नहीं रहता है, पीएमओ का ऐसे ऐसे होते रहता है, मतलब ऐसा। जैसे आप देखिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय पीएमओ उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के काल में पीएमओ बहुत पावरफुल हो गया, समझ रहे हैं? फिर मोदी के काल में और पावरफुल हो गया, समझ। तो इस तरह से जैसे प्रधानमंत्री अगर ज्यादा पावरफुल हो गया या देश की स्थिति ज्यादा कंटिजेंसी सिचुएशन ज्यादा बढ़ गया तो ये हो गया पावरफुल हो गया। जितना पावरफुल होगा उतना क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करेगा, कम करेगा। डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? यस सर। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का तो जो ग्राफ है एक जैसा ही रहता है लगभग, लेकिन जो पीएमओ का ग्राफ रहता है ना, वो प्रधानमंत्री के हिसाब से बदलते सकते रहता है, समझ रहे? कभी पावरफुल ज्यादा, कभी कम, कभी जब अगर ज्यादा सशक्त हो गया तो फिर इसके प्रभाव को क्या करता है, कम क्या करने लगता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि दोनों रियलिटी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री के लिए
सत्ता में बने रहना भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान करना भी आवश्यक है। तो ये प्रधानमंत्री पर विशुद्ध रूप से निर्भर करता है कि वह दोनों के बीच तालमेल ऐसा बनाए कि कोई किसी के कीमत पर ना बढ़े। मेरी बात समझ रहे हैं? किसी का अवमूल्यन ना हो, समझ रहे हैं? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, क्योंकि वैसे वैसे बोलता है कि संवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है, लेकिन पूरी तरह संवैधानिक नहीं हुआ, क्योंकि आर्टिकल 352 में पहली दफा एक जगह कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल, इसके जगह तो कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल है ही नहीं। अनुच्छेद 74 से 78 के बीच में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का उल्लेख किया गया, लेकिन अगर उस मायने में देखा जाए तो बहुत हद तक बोला जाता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल है, और पीएमओ जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल को कॉन्स्टिट्यूशनल पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन आप तो देखते हो, जैसे योजना आयोग था, बहुत पावरफुल रहता था, उसको सुपर कैबिनेट कहते थे अपने समय में। नीति आयोग है, वह भी बहुत पावरफुल है, वो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत पावरफुल। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टेचुटरी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या रोल करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका हेड कौन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोल पर ज्यादा भूमिका हो जाता है, रेदर देन उसका होना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट, जिसको आपको बहुत मिला जुला कर उत्तर लिखना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा ही, यस ये तो सही है कि संवैधानिक व्यवस्था कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, और ये सरकार के नेतृत्व की जिम्मेवारी है कि वह बेहतर तालमेल दोनों के बीच सुनिश्चित करे। क्लियर है? यस। ठीक है देन, तो हम लोग मिलते हैं कल अपने समय पे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। Thank you, sir. वेलकम।